दूरी के अनुसार अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा जो है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद ये तीसरे नंबर का पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल के बाद जो है ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी आ गई। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि और फिर यूरेनस। और इसके बाद ये जो है मतलब यहाँ पे ये नेपच्यून, ये जो है ये नेपच्यून है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो है, मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है, तो वो मंगल और बृहस्पति ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, मतलब है। इसके बाद जो है सभी ग्रहों को बिल्कुल डिटेल से बताया गया है कुछ इनके बारे में, जैसे कि बुध जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है और अपने अक्ष पे घूर्णन जो है वो 59 दिनों में पूरा करता है, 59 डेज में। शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है वो 255 दिनों में पूरा करता है और घूर्णन जो है अपने अक्ष पे वो 243 दिनों में करता है। पृथ्वी उसी तरीके से परिक्रमा जो है 365 दिनों में और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 1 दिनों में यानी 24 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी की अगर चंद्रमा की बात करें तो 1 है। यहाँ पे ये भी देना है कि जो बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र की कोई चंद्रमा नहीं होती है। चंद्रमा की संख्या जो है स्टार्ट होती है पृथ्वी से, तो पृथ्वी के पास 1 है। मंगल उसी तरीके से अगर देखें तो परिक्रमण काल 687 दिन और अक्ष पे घूर्णन 1 दिन, लेकिन और इसकी चंद्रमा की संख्या जो है वो 2 है। ये जो चार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच का जो है ये ग्रह है। ये जो सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों के बने होते हैं। इसके बाद बृहस्पति, तो बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीनों में यानी कि लगभग 12 साल में पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 9 घंटे 56 मिनट यानी कि मान लो लगभग 10 घंटे में ये पूरा करता है। बृहस्पति की जो चंद्रमा है वो यहाँ पे 16 बताई गई है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और खोजे भी गए हैं जिसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ये चूँकि ओल्ड NCERT है तो थोड़ा सर्च करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से शनि का भी है जिसमें जो है अभी जो इसमें 30 बताई गई है, लेकिन इसमें भी कुछ बढ़े हैं चंद्रमा की संख्या। तो इसमें जो है परिक्रमण काल 29 साल 5 महीने है और अपने अक्ष पे घूर्णन जो है वो 10 घंटे 40 मिनट का है। यूरेनस भी है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है 84 साल, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है 84 साल में पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करती है। इसकी चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 17 बताई गई है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में करता है और अपने अक्ष पे घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में और इसकी चंद्रमा की संख्या 8 है। यानी कि यहाँ पे अगर ध्यान दें तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ रही है तो जो कि रास्ते भी बढ़ेंगे, रास्ते की लंबाई भी बढ़ेगी, तो उनकी जो परिक्रमण करने की शक्ति जो है मतलब समय जो है वो भी बढ़ती जा रही है। फिर इधर का जो 4 ग्रह आंतरिक ग्रह थे उसी तरीके से इधर के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति से लेकर नेपच्यून तक वो सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। और ये बाहरी जो ग्रह हैं इनको जोवियन ग्रह भी बोला जाता है। तो इन बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहते हैं, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है शायद। और अगर आगे देखें इसके आगे तो अच्छा यहाँ पे पूरा हो गया है। तो इधर देखते हैं, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। यहाँ पे देखें कि कुछ बताया गया है कि पौराणिक रोमन कहानियों में जो है सोल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द बनाने की बात की गई है।
वैसा ही कुछ यहाँ भी है, जैसे कि शब्द की उत्पत्ति में कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। जी का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया जो है उसका अर्थ है लिखना। तो इससे और शब्द बनाएंगे, जैसे जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हमारे सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया जो है वो सूर्य है, यानी कि सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे खिंचाव बल जो है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह जैसा कि जानते हैं कि दूरी के अनुसार जो है कोई भी वस्तु की प्रकाश जो है या उसकी गर्मी है वो हम तक बहुत कम पहुंच पाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वो छोटा भी दिखाई देता है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हम उसकी जो अत्यधिक तेज गर्मी जो है वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ग्रह तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यहाँ पे जो है नाम बताए गए हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और यहाँ पे कुछ जो है याद करने के लिए इसका कुछ फार्मूला भी दिए गए हैं, या ट्रिक बोल सकते हैं कि ट्रिक बताया गया है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। तो इनके जो रास्ते होते हैं वो किस आकार में होते हैं? तो ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार के आकृति में होते हैं और ये कक्षा कहलाते हैं, जिन पे ये जिस पथ पर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। ठीक है ना, बुध को 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोल सकते हैं। भगनी भी बोला जाता है, बहन भी बोला जाता है। भगनी जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ बहन होता है, तो वही तो या भोर का तारा भी शुक्र को बोला जाता है। तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह या बहन किसको बोलते हैं? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के जैसा ही। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह ही माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जब बैठक हुई 2006 में, तो यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB 313 सीरस और प्लूटो, उनको बौने ग्रह में रखे गए या कहे जा सकते हैं। इनको बौना ग्रह में इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो होते बाकी सब जो ग्रह थे वो अपने एक निश्चित मार्ग का जो है अनुसरण करते थे और वो उसी मार्ग पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे। लेकिन ये जो प्लूटो वगैरह ग्रह जो थे वो सूर्य का चक्कर तो लगाता था, लेकिन उसका रास्ता जो था या मार्ग जो बोलते हैं वो निश्चित नहीं था। इसका मार्ग बदलते रहता था, तो इसलिए इसको ग्रह की परिभाषा से अलग कर दिया गया है। इसको जो है बौने ग्रह में रखा जा रहा है अब। फिर इधर की अगर देखें तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां है और सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहते हैं। यानी कि हम पढ़ते आ रहे थे कि नारंगी की तरह पृथ्वी गोल है, जो कि ऐसा बात नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है, भूभाग है। भूभाग किसको बोलते हैं कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी हमने बनाया और पृथ्वी जो है इधर बना देती हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरीके से गोल है, लेकिन ऐसा गोल नहीं है। पृथ्वी जो है
वो गोल तो है लेकिन ध्रुवों के पास चपटी हो जाती है, मतलब गोल है लेकिन ये जो ध्रुव वाला एरिया है ऊपर, ये नीचे का ये चपटी है, ऊपर जाकर ये चपटी हो जाती है। तो ये जो है भूभाप की आकृति हो गई, ये गोल नहीं हुई, भूभाप आकृति हो गई, तो इसी को भूभाप बोलते हैं। अब पृथ्वी के समान आकार, तो वो भूभाप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें भी हैं जैसे कि ऑक्सीजन। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इसके जो 2/3 हिस्सा है, सतह है, उस पर ये पानियों से ढकी हुई है, तो इसलिए जब अंतरिक्ष से देखा जाता है इसको तो ये नीला नीला कलर का दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह नाम दिया गया है। इधर देखिए तो प्रकाश की गति बताइए। प्रकाश की गति लगभग जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम में कि मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगाती है, तो 8 मिनट का। यहाँ पे बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को जो है ये जो है सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखे थे। उसी तरीके से एक हैं भारत के भी जिन्होंने, वो पहले भारतीय बने जो है चंद्रमा पे पहुँचे थे। तो वो कौन थे आप बता सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी कि जो चंद्रमा का व्यास है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय जो पिंड है उसके अपेक्षा में ये नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यानी कि पहले हमने पढ़ा कि सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे हम चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये मात्र 3,84,400 किलोमीटर की दूर है। तो अगर चंद्रमा पृथ्वी सूर्य से अगर छोटा भी है तो जाहिर सी बात है चंद्रमा ही बड़ी दिखेगी सूर्य के अपेक्षा, क्योंकि वो नज़दीक है हमारे। अब उपग्रह की बात करें तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि उपग्रह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसे हम सब जानते हैं चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह। उसी तरीके से कुछ मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं जिसको हम लोग सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। तो ये एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो जैसे कि हम मतलब सैटेलाइट भेजते हैं तो क्यों भेजते हैं? मौसम हमको पता हो, मौसम की जानकारी हो, समय पता हो, मैप हम अच्छे से देख सकें, अच्छे से पृथ्वी का निगरानी कर सके, इस तरह की चीज़ों के लिए हम सैटेलाइट को भेजते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं सैटेलाइट से। तो वो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट को हम मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं। यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी कि जो है इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यानी कि देखो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और उतने ही समय में यानी 27 दिन में ही, यानी दोनों काम साथ साथ होते हैं और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है पूरा लगाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक हिस्सा देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाती है।
हम लोग कहाँ मतलब बचपन में पढ़े थे, कहानियों से इसको जोड़ दिया जाता था। चंद्रमा की परछाई जो पड़ने वाली छाया है, किसी बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेके बैठी हैं, इस तरह की कुछ कहानियाँ मतलब है थोड़ी, लेकिन वो कहानियाँ थी। सच्चाई ये है कि पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं चंद्रमा पे भी, जैसे पृथ्वी पे हैं, और उनकी जब छाया बनती है तो हमें उस तरह की जो है चंद्रमा पे दिखाई पड़ती है, उसकी परछाई दिखाई पड़ती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। फिर क्षुद्र ग्रह, तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति, यानी यहाँ भी देखो बताया गया है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। और वैज्ञानिक का मानना है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह का ही भाग है जो टूट फूट करके या विस्फोट के माध्यम से वो अलग हो गए हैं। उल्कापिंड, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड बोलते हैं। और कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ जो है घर्षण होता है, जिसके कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिसके कारण ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जिसको हम टूटता तारा समझते हैं, वो असल में टूटता तारा नहीं होता है, वो उल्का पिंड होती है जो चक्कर लगाते लगाते उसका बैलेंस किसी तरीके से बिगड़ता है या कुछ होता है, जिसके कारण वो पृथ्वी के वायुमंडल की ओर खींच जाता है। और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो चूँकि वहाँ पे बहुत मतलब बादलें भी हैं, धुलकन है, वाष्प है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, उससे इनका जो है घर्षण होता है बहुत तगड़े तरीके से, जिसके कारण उसमें जो है घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। और मतलब इतना ज़्यादा होता है कि कभी मतलब वो कभी कभी जल जाते हैं, और कभी बाई चांस वो बच जाते हैं और पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। इसी तरह का एक गड्ढा जो है वो महाराष्ट्र में है, जिसको बुल्ढाना झील के नाम से जानते हैं। वहाँ पे जो है मतलब उल्का गिरी थी और मतलब गड्ढे हो गए थे, और फिर उसमें पानी भर जाने के कारण वो झील में तब्दील हो गया है, तो उसको हम बुल्ढाना झील के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में वो है और बहुत फेमस है, पूछा भी जाता है उसको एग्ज़ामों में। ठीक है, फिर क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, ठीक है ना, मिल्की वे सबको जानते हैं, मिल्की वे है हमारा सौरमंडल, इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन समय में जो है इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, जिसके कारण इसको आकाशगंगा नाम दिया गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी कि आकाशगंगाएं जो है वो बनती है करोड़ों तारों, बादलों, गैसों से मिलकर बनती है। और जब कई आकाशगंगाएं जो है मिलती हैं तो वो निर्माण करती हैं एक ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। यहाँ पे फिगर से दिखाया गया है कि यहाँ पे हमें पृथ्वी पर हम हैं, और उसके बाद पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का हिस्सा, सौरमंडल जो है आकाशगंगा का हिस्सा, और कई आकाशगंगा मिलती हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, जैसे कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हो, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, और ब्रह्मांड क्या है। तो ये बहुत ही आसान से मतलब प्रश्न है, इसको बनाया जा सकता है। फिर सही उत्तर चिन्हित करने के लिए दिया गया किस ग्रह को जो है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं, तो ये हम सभी जानते हैं शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध, शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी हो गई। उसके बाद
जो है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो हमने पढ़ा है कि दीर्घवृत्ताकार में। ध्रुव तारे की दिशा तो ये तो बच्चा ही बता सकता है कि उत्तर दिशा में। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना रहता है। खाली स्थान में रहे तो इसमें स्थानों को भरना है कि यहाँ पे क्या डाला जाए कि ये बने कि एक समूह जो पृथ्वी विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। फिर तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कह सकते हैं? पृथ्वी के सबसे करीब है कौन? करीब है पृथ्वी के सबसे करीब। फिर सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऊपर यहाँ भी आया था सही उत्तर चुनने में। ग्रहों के पास अपनी क्या क्या होती है वो बताने हैं। फिर यहाँ पे ये चैप्टर 1 जो है क्लास 6 का है, NCERT ज्योग्राफी, वो ख़त्म।